आपको क्या लगता है, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है? क्या चीज़ सही है यहाँ पे? मैं सिर्फ एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो चीज़ वहाँ लिखी हुई है। एक बार अगर कोई जान लगा दे बच्चों के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे सेलेक्ट ना हो अच्छे नंबर लाकर। बच्चे को खुद को यह नहीं पता चल पाता कि मैं कर क्या रहा हूं। बिल्कुल। यानी कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रही है। एक आईएएस ऑफिसर है, वो जब तक सही है, जब तक कि ये गलत प्रूव ना हो जाए कि इसने गलत काम किया है। कि हर व्यक्ति जब एक सिविल सर्वेंट बन जाता है जी। तो उसको एक मन में एक बहुत बड़ा पेरिफेरी मिलती है जी। और वो पेरिफेरी होती है, मुझे माई मैन बनना है एक गरीब आदमी के लिए। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको अच्छा मानता हूं जहां पे आने वाला बच्चा टीचर्स को अपना फादर मानता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। जब हम कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी, तो इसका असल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो बड़ा सिंपल है, हमें मसूरी वाला कर्मयोगी बनना है। और पॉडकास्ट में हम थे जहाँ पे बात हुई, वहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर इंडियन को एक बार यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अब वो थोड़ा रील बनी उसकी काटी और वो लोगों ने, तो साहब उसमें बहुत सारे थम्स अप भी आए, काफ़ी लोगों ने रिलेट भी किया, कुछ लोगों ने गाली भी दी। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर पॉडकास्ट एट एग्जाम मिनिस्ट्री। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, राकेश वर्मा सर। सर आईएएस ऑफिसर हैं 81 बैच के। 1981 में सर की रैंक आई थी 6 और सर का रिटायरमेंट हुआ 2018 में। तो इतनी लंबी जर्नी, ब्यूरोक्रेसी की इस जर्नी में अगर सर के क्रेडेंशियल्स देखे जाएं तो इतने अलग अलग तरीके से सर ने सर्व किया है कंट्री में। तो मैं एक बार आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि एज एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट सर रिटायर हुए, और इस बीच में सर हैज बीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, कमिश्नर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टेक बैरियर टू ट्रेड टीबीटी के भी नेशनल टीम लीडर रह चुके हैं, जहां पे 50 से ज्यादा कंट्रीज में सर चीफ नेगोशिएटर रहे हैं इंडिया की तरफ से। और इससे पहले सर ने इंजीनियरिंग करी है एमएनआईटी जयपुर से, और इसी के साथ साथ सर ने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में और एमबीए किया है मेलबर्न से। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड हैप्पी दैट यू आर हियर टुडे टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड टू गाइड ऑल द एस्पिरेंट्स। इसी के साथ साथ सर एग्जामिनर रह चुके हैं यूपीएससी के, पेपर सेटर भी रह चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सर इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा भी रह चुके हैं और बहुत सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं एज अ मेंटर। हमें बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि सर एग्जाम मिनिस्ट्री में एज अ चीफ मेंटर रहेंगे, और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सर से डायरेक्टली बात कर सकेंगे, उनसे गाइडेंस हासिल कर सकेंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ आने के लिए। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। तो सर ये क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस से हमको भी सीखने को मिलेगा। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाई सिविल सर्विसेज एग्जाम? अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्यों करना चाहिए। पहला सवाल है जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी कॉलेजेस में हैं, जो अभी स्कूल्स में हैं, 12th जिन्होंने किया है, और वो सोचते हैं कि साहब हमको एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक ब्यूरोक्रेट बनना है। तो क्यों सर, ऐसा क्या खास है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इसको बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल से बताता हूँ। जी सर। कि हम जब भी इस सोसाइटी में रहते हैं जी, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम ऐसा कुछ करें, किसी की सहायता कर सकें, किसी को आगे ले जाने में मदद कर सकें। लेकिन हम ये पाते हैं कि हम खुद उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। कैसे आगे बढ़े, क्या करें? और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूं कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको सिविल सर्वेंट बनने का, वो ये कि आपके मन में जो आग है, जो मन में सोच है, उसको आप वास्तविक रूप दे सकते हैं, ग्राउंड पर लेकर आ सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बड़ी चीज जो कि एक अलग तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि हर व्यक्ति जब एक सिविल सर्वेंट बन जाता है जी, तो उसको एक मन में एक बहुत बड़ा पेरिफेरी मिलती है जी, और वो पेरिफेरी होती है,
मुझे माई मैन बनना है एक गरीब आदमी के लिए। सही बात। दैट इज वेरी डिफरेंट। जी। जो लोग बात कर रहे हैं, जगह जगह सिखाया जाता है, वो सही नहीं है। असलियत यह है कि व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक कॉमन आदमी के लिए माई मैन बनूं। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना चाहता हूं कि मान लीजिए आप कलेक्टर हैं जी, बैठे हुए, बहुत बड़ा चैम्बर होता है। अब एक गरीब आदमी आया, गंदे कपड़े, बदबू आ रही है उसके शरीर से, क्योंकि वो चल कर आया है गांव से, रात को कहीं पर ठहरा है जी। अब वो जब आपके कमरे में घुस रहा है, उसको ये विश्वास हो कि हाँ, मैं इस काम को लेकर आया हूं और ये अफसर जो बैठा है ना, ये मेरा काम निश्चित रूप से करेगा। बिल्कुल। ये जो विश्वास की रिलेशनशिप है जी। एक बिल्कुल गरीब आदमी और एक आईएएस ऑफिसर या और कोई सिविल सर्वेंट की, ये और कहीं अचीव नहीं हो सकती जो यहाँ पर अचीव हो सकती है। इसलिए सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सर। और अभी सर बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि साहब सेवा तो हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि साहब इतनी मेहनत लगती है सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आज भी ये वर्थ इट है? ऑफ कोर्स, आज की जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें सिविल सर्वेंट का रोल बदल गया है जी, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस पहले से बहुत ज्यादा है जी। मैं मानता हूं कि अब वो चीज नहीं है जो अंग्रेजों के राज की थी। जब हम लोग सर्विस में आए थे, पहली बार जब मैं कलेक्टर बना, तो मैं जब सड़क पे जा रहा था चौराहे पर, तो वहां पुलिस वाले ने मुझे सैल्यूट मारा। ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बड़ा बात है कि कार में जा रहा हूं बैठ के, उससे पहले तो कभी कार देखी ही नहीं थी क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से था जी। तो उसने सैल्यूट मारा। अब वो सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब एनलार्जमेंट ऑफ स्कोप हो गया जी, क्योंकि अब जनता अपने क्वेश्चन पूछने लग गई आपसे। आप जो काम कर रहे हैं उसके संबंध में उत्तर देना ही पड़ेगा आपको, जनता को। सही बात है। ये बहुत अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। ये चीज पहले कभी नहीं थी जी। पहले ये माना जाता था कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो जब तक सही है, जब तक कि ये गलत प्रूव ना हो जाए कि इसने गलत काम किया है। जी। अब आज फर्क है। एक सिविल सर्वेंट को हर कदम पर ये अपने आप को प्रूव करना है कि वो सही है, और जब वो सही प्रूव करना है तो उसके अंदर जो आनंद है जी, अपने सही करी हुई चीज को सही प्रूव करना, उससे बड़ा कोई सुख हो ही नहीं सकता। जी सर, ऐसा भी कई बार देखा है हमने, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनने में आता है थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया है, ऑफिसर्स ने तो जाहिर सी बात है कभी नहीं कहा, लेकिन ऐसा माहौल बन गया है कि आज की डेट में जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि इतनी अकाउंटेबिलिटी आ गई है, तो वो जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, या एक तरीके से कहा जाता है दबा दिए जाते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। तो वाकई ऐसा है या कहने वाली बात है? ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं इतनी दूर की बात तो नहीं करता, मैं 2009 में आपको ले आता हूँ जी, क्योंकि बहुत पुराना समय नहीं है जी, बहुत नया भी नहीं, लेकिन बहुत पुराना समय नहीं है जी। 2009 में मैंने मन में सोचा, जब मैं सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी था जी, मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने का कुछ शुरू करना चाहिए, गरीब बच्चों का जी, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे 10th में 12th में, जी। क्यों ना उनको पढ़ाना शुरू किया जाए। अब एक साथ 11-12 हजार बच्चे जो पढ़ रहे हैं साइंस के स्कूलों में, उनको एक साथ कैसे पढ़ाऊं? जी, अब ये सपना केवल आईएएस में रह के ही पूरा हो सकता था। जी, मुझे मौका मिला, मुझे फ्री सैटेलाइट टाइम मिला, क्लासरूम मिला, उसको पूरा डेवलप करने को मिला, स्कूल्स को कलेक्ट करने का मिला, और एक ऐसा माहौल बना पाया जिसमें कि बच्चे वास्तविकता में, जो गरीब बच्चे थे, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गए। जी। ये मैं और कहाँ कर सकता था? इतने लार्ज स्केल पर किसी भी एक्सपेरिमेंट को करना, सोशल एक्सपेरिमेंट को करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये चाहे 1981 था और चाहे आज 2025 है, ये चैलेंज बरकरार है। जी, बहुत ही अमेजिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी रैंक 6 थी 81 में, आपने भी तैयारी करी, तो जो तैयारी वाला फेस था आपने वो भी देखा, फिर जब आप एग्जामिनर बने अभी, तो किस तरीके से तैयारी करवाई जा रही है आपने वो भी देखा। तो जो यूपीएससी का पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये पैराडाइम शिफ्ट, इसके बारे में कुछ बताइए कि 81 से लेके 2025 अभी चल रहा है, तो मतलब किस तरीके के चेंजेस आपने प्रोसेस में देखे हैं? एक्चुअल में आपको एक बात बताऊं, बहुत आश्चर्य होगा आपको सुन के, एक्चुअल में पैटर्न चेंज नहीं हुआ जी। ये बड़ी आपको आश्चर्यजनक बात लगेगी। मैं आपको इसका उदाहरण ये देता हूं कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। उस समय 2 ऑप्शन होकर पेपर हुआ करते थे, एक फिजिक्स और एक मैथ्स, राइट।
और मैं चूंकि बहुत ऑर्डिनरी घर से बिलोंग करता था, तो मैं जैसे ही कॉलेज पास आउट होकर निकला तो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की जगह एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम भी होता है। जी बिल्कुल। तो मैंने उसमें एग्जाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी। तो मैं दिल्ली जाकर सीपीडब्ल्यूडी मैंने ज्वाइन कर ली। ओके। सुबह से शाम तक मैं नौकरी करता था, जी। खुद अपने हाथ से खाना बनाता था, रात को पढ़ाई करने का टाइम मिलता था या सुबह पढ़ाई करने का टाइम मिलता था। जी। राइट। उससे मैंने जो सीखा, उससे मैंने जो पढ़ाई की, और आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं हर सुविधा में रहकर, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुरानी परिस्थितियों से आज की परिस्थितियां बच्चों के लिए सरल हो गई हैं तैयारी करने के लिए। जी बिल्कुल। और जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, एग्जामिनेशन पैटर्न तो बिल्कुल वही है। जी। आज भी वही आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक करते हैं। बिल्कुल। ये मत सोचे कि आज परिवर्तन हो गया है एग्जामिनेशन का। जी। फर्क ये हो गया है बच्चों की अप्रोच, बच्चों की सोच जी। उन पेपर्स के प्रति, एग्जामिनेशन के कंटेंट के प्रति, और अपने आप को एक ऐसे संसार में ले जाने की कोशिश में जो बच्चे बिखर जाते हैं, जी। जहां केवल दोनों तरफ किताबों का ऊंचा ऊंचा अंबार होता है, नोट्स के नोट्स भरे पड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनेशन टफ हो गया। बिल्कुल। इसका सिर्फ तरीका यह है कि तरीका जो पढ़ाई का होना चाहिए, जो तैयारी का होना चाहिए, वो बदल गया है और एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कई बार सर स्टूडेंट से हम बताते भी हैं। अच्छा, अभी थोड़े से बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि इंटरनेट के जमाने में गाइडेंस से ज्यादा मिसगाइडेंस है। वो अब उसको अवेयरनेस कह लीजिए बच्चों की, या एक तरीके से इतना कंटेंट आ गया है मार्केट में कि स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हैविंग दीज प्री कंसीव्ड नोशंस कि साहब हमको ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कोई फैकल्टी मेंबर अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है जैसा कि बच्चे को चाहिए, तो साहब बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये तो उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गलत पढ़ा रहे हैं। जबकि बहुत सारे टीचर्स ने अपने हिसाब से जो है तैयारी मोल्ड कर दी है, जो उनको सूट करती है, उसका यूपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस मिसमैच की वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। तो कई बार बच्चों को जब कहते हैं कि नहीं भाई ये सही है, तो कभी कभी बच्चे चिढ़ जाते हैं कि नहीं, लेकिन भाई जो बच्चा समझता है, जो बात मान रहा है, वो रैंक निकाल भी रहे हैं उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर कि आप एग्जामिनर रहे हैं और आपने अभी जब चर्चा कर रहे थे तो बताया कि साहब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर आपने सेट किया था। तो दो तीन चीजें मैं एक साथ पूछना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि जब आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है यूपीएससी में, और जो स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि कैसे एक आंसर को जज किया जाता है कि वो अच्छा आंसर है या खराब आंसर है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मेरे मन में था भी कि मैं इस चीज को बताऊं सब बच्चों को। जी। सबसे पहले जब एक एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा है, पता है क्या करता है वो? यूपीएससी एक सिलेबस देती है उसको, जी। उस सिलेबस को सामने रखता है, जी। साल भर के इंपॉर्टेंट जो इश्यूज आए हैं उनको एक तरफ रखता है, जी। उन दोनों को मैच कर कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जी। आपने आज देखा होगा, भूल जाइए पब्लिक एड, कोई सा भी सब्जेक्ट ले, बिल्कुल पेपर 2 के अंदर करंट क्रिटिकल इश्यूज इतने सारे इन्वॉल्व हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने अभी इसका एनालिसिस कर रहा था पिछले 3-4 साल से, तो पता चला कि 50 से 60% क्वेश्चंस करंट इश्यूज से आ रहे हैं, करंट क्रिटिकल इश्यूज से आ रहे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर आज जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है वो बच्चे को इस बात के लिए प्रशिक्षित नहीं करना चाह रहा कि उसने कितना रट रखा है, बिल्कुल। उसको ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो उसने पढ़ा है क्या वो उसको आज की परिस्थितियों से जोड़ सकता है या नहीं। बिल्कुल। आपने देखा होगा इवन हिस्ट्री के पेपर में, जी, हिस्ट्री के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या अगर आज उस जमाने का ये आंदोलन हुआ होता तो उसका क्या प्रभाव होता, क्या प्रभाव होता। बिल्कुल। यहां आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कुछ रटा हुआ कुछ नहीं काम नहीं आने वाला। बिल्कुल। इसलिए एग्जामिनर जो इस समय पेपर जो सेट कर रहे हैं और जो पहले भी यही करते थे, उनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे कर सकता है। बिल्कुल सर। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और जैसा कि आपने पहले कहा था, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं। हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट को, किन्हीं लोगों को शुरू में दिक्कत हो, उनको लगे कि बच्चे कैसे विश्वास करेंगे हम पर। एक बार की बात है, एक बार अगर कोई जान लगा दे बच्चों के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे सेलेक्ट ना हो अच्छे नंबर लाकर। और एक बार उनको पता लग गया कि यहां पर मुझे वो शिक्षा मिल रही है जिससे मैं आसानी से स्ट्रेस फ्री होकर
तैयारी कर पा रहा हूँ, तो देखिए कितना मजा है। नहीं सर, हमारी पूरी कोशिश यही है, जो एग्जाम मिनिस्ट्री का हमारा ड्रीम था, जिस तरीके से हमने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, जो हमारी नीयत है वो ये है कि बच्चे आए, सुकून के साथ पढ़ाई करें और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, और गाइडेंस भी उनको, जो भी टीचर्स आ रहे हैं मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब आप ये अस्यूम करिए कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्योंकि बच्चे को गलत चीजें भी आ सकती हैं जो आजकल स्कूल्स में सिखाया जा रहा है या कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है। पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं रह गया है अभी, तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अब वो बच्चे आते हैं प्री कंसीव नोशंस लेके, तो साहब हम ये चाहते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, स्टैटिक भी एकदम स्क्रैच से सिखाते हैं। मतलब अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं ज्योग्राफी की डेफिनेशन से, कि बच्चे को पहले ये समझ पाए कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहा है उसका अप्रोच क्या है, और हर सब्जेक्ट अपने आप में एक डिफरेंट अप्रोच चाहता है। हिस्ट्री को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, वन साइज फिट फॉर ऑल है ही नहीं। और मैं देखता हूं कि लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि साहब उन्होंने कुछ किताबें रट ली हैं, कुछ फैक्ट्स रट ली हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कोर्स डिजाइन कर दिया और वो वही पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि करंट क्रिटिकल इश्यूज जो हैं उसको साइडलाइन कर दिया जाता है कि साहब ये तो आगे देखा जाएगा, पहले ये पढ़ लो, क्योंकि वो चीज आसान है। अब कोई पॉलिटी का टीचर है, उसने साहब एक किताब पकड़ ली है कि साहब ये किताब जो है मैं पढ़ा दूंगा। जब वो किताब नहीं थी, पॉलिटी तब भी थी, लेकिन अब वो क्योंकि किताब आ गई और वो थोड़ी फेमस हो गई है, तो साहब अब लगता है कि जिस ऑर्डर में वहां टॉपिक्स हैं वही स्टैटिक पढ़ा दिया जाए। करंट में क्या चल रहा है वो जुड़े ना जुड़े, बच्चा आंसर लिख पाए या ना नहीं लिख पाए, एग्जाम मतलब जो पढ़ा रहे हैं उनको उससे मतलब नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि हाँ बड़ी खुशी से रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी होनी चाहिए, सर हमारा एम वही है, और आई होप कि इस चीज को हम अचीव कर पाएंगे, और आपकी गाइडेंस में तो जरूर कर पाएंगे। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सा, क्योंकि कोचिंग की बात आई है तो सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अलग हटके है। एक साहब है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिफेम तो किसी को करना नहीं है, बड़े आजकल फेमस हो गए। उनकी जो फेम आई है वो खुद कोचिंग सेंटर से आई है। अब साहब वो अब जिस भी कोचिंग सेंटर के साथ एसोसिएटेड थे उसके साथ हो सकता है ताल्लुकात खराब हो गए, हो जाता है, तो साहब वो हट गए हैं। अब उन्होंने इंटरनेट पे वो ये कहना शुरू कर दिया है कि साहब कोचिंग सेंटर्स तो बेकार हैं, ये एक अलग इंडस्ट्री बना दी गई है, इतना पैसा कमा रहे हैं टीचर्स, कोचिंग सेंटर से इतना पैसा कमा रहे हैं, और आईएएस ऑफिसर की तो इतनी सैलरी है, ब्यूरोक्रेट्स की इतनी सैलरी है, तो क्यों कोचिंग सेंटर पैसा कमा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, क्या चीज सही है यहाँ पे? मेरा इस बारे में बहुत डिफरेंट सोच है। एक्चुअली मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दो हिस्सों में बांटता हूँ। दो तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। एक मैं कहता हूँ मैसिव स्केल पर पढ़ाने वाले, वो क्या करते हैं कि एक बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, उन क्लासेस में स्क्रीन भी लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे सेंटर्स खुद देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 800,000 बच्चे। हाँ, उन जगहों पर बच्चे को खुद को यह नहीं पता चल पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल, यानी कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रही है जी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से बच्चों का भला नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब जिनको मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता हूँ, यहाँ पे कोच वर्ड है जी। कोच का मतलब उसको ओवरऑल तैयार करना। बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे के हर गुण को पहचान कर और उस गुण को निखारना है। बिल्कुल राइट। अगर मैं उस गुण को निखार रहा हूं तो मैं रियल कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं। और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर आप समय बर्बाद नहीं कर रहे, पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, परंतु अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। बिल्कुल। जो कि निखरा हुआ व्यक्तित्व आपके प्रश्नों के उत्तर में परिलक्षित होगा। जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं GS4 पढ़ा रहा हूं पिछले 6 साल से लगातार। जी। GS4 अपने आप में एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, बहुत कम मार्क्स आते हैं इसमें बच्चों के। बिल्कुल। मैंने इसमें अपने आप को इस तरह से ढाला है कि बच्चे को ये लगता है कि हर बच्चा जब भी मेरे पास उसके कमेंट्स आते हैं, बच्चे क्या कमेंट आते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके साथ हमने सब्जेक्ट ही नहीं सीखा, अपने जीवन में भी डिफरेंट परिवर्तन पा लिया है। बिल्कुल। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। इफ यू आर डूइंग दैट देन यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मैं पहली श्रेणी का बता रहा था। बिल्कुल। तब आप उस श्रेणी के हैं जहां बच्चे की आप केयर कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और चीज मैं आपको इस बात पे बताना चाहता हूं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसको अच्छा मानता हूं जहां पे आने वाला बच्चा टीचर्स को अपना फादर मानता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो।
बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने फादर मानता है, अर्थात वो अपने मन की हर बात बच्चे को कह सकता है। जी मैंने एक बार बच्चों का सेशन कराया, जी ऑनलाइन ही करा रहा था। उसमें स्थिति ऐसी हो गई कि एक बच्ची ने ये तक बोल दिया कि उसके जहां पिताजी की दुकान थी वहां पर दुकान पे काम करने वाले ने उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। राइट। जी क्लास खत्म होने के बाद उस बच्ची ने कहा मैं आपके पास आ रही हूं। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा मैं जयपुर में रहता हूं, बच्ची हैदराबाद में रहती है। जी शी केम डाउन, शी क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड विद मी, बैठी रही। उसके बाद शी सिक्योर्ड पोजीशन इन IAS। अमेजिंग सर। सो दैट कनेक्शन, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ, जैसे आप लोग सपना देख रहे हैं यहाँ जी, पर, बिल्कुल। अगर बच्चों के साथ आप कनेक्ट करके रखते हैं उसके हर प्रॉब्लम में, केवल पढ़ाई की नहीं, ये ध्यान रखिए जो बात मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, जी पढ़ाई नहीं, उसके आसपास की जो भी समस्याएं उसको आ रही हैं जो उसकी पढ़ाई को फैसिलिटेट करेंगी, जी उसका अगर हमने ध्यान रख दिया तो हम एक डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। और ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तो आवश्यकता है आज। बिल्कुल सर। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बुरे हैं या अच्छे हैं, हमें किस टाइप का कोचिंग इंस्टीट्यूट बनना है और किस टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट बनकर बच्चों को हम वास्तविक रूप में जीवन में आगे धकेल सकते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सर। कोशिश हमारी बिल्कुल यही है सर। मैं पर्सनली समझता हूं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उस वजह से जो नीड है उस बच्चे की वो भी अलग होगी। तो अगर हम वो नीड आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकें तो डेफिनेटली हर बच्चा अपने तरीके से रैंक लेके आ सकता है। जैसे कुछ बच्चों का होता है कि साहब फलाने रैंकर ने इस तरीके से किया, बच्चे कई बार आके बहस भी करते हैं इस पे कि सर वो तो रैंकर ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा भाई उसको आदत होगी कि साहब एक रैंक 1 है वो फ्लो चार्ट बनाते थे, जस्ट बिकॉज वो फ्लो चार्ट बनाते थे अब आप भी फ्लो चार्ट बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपकी रैंक आए। वो काम कर रहे हैं अपने कॉलेज से, आप उनको कॉपी करके रैंक नहीं ला सकते, आप अपना नीश ढूंढिए। तो अगेन टीचर से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब ऐसा ना हो कि साहब टीचर आए दर्शन दिए और चले गए, बच्चे से कभी मिल नहीं रहे, नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्लास के बाद रुकिए, बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने टीचर से मिल सकें, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। अगर वो आंसर्स लिख रहे हैं तो अपने टीचर को जाके दिखा सके कि सर आपने जो पढ़ाया था क्या मैं उस चीज को कॉपी में उतार पा रहा हूं कि नहीं उतार पा रहा हूं। अदरवाइज तो सर बेकार है, मतलब वो पढ़ देंगे तो कोई लिमिट नहीं है। तो रिसर्च, बहुत सारे बच्चे तैयारी का मतलब समझते हैं कि रिसर्च करना है उनको किसी भी सब्जेक्ट पे। तो यहां से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी, तो इसका असल मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखो बड़ा सिंपल है, हमें मसूरी वाला कर्मयोगी बनना है। जी, दैट इज द रियल थिंग। मैं आज जब भी पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मेरी स्लाइड यही आती है जी, मुझे मसूरी वाला कर्मयोगी बनना है। और मसूरी वाले कर्मयोगी के हमारे 40 साल पूरे हुए थे सर्विस में आने के जी, तो हम लोगों को LBSA ने बुलाया गया था जी, तो हमारा पूरा बैच वहां पहुंचा। तो हमने देखा वहां जगह जगह यही लिखा हुआ है मसूरी वाला कर्मयोगी, मसूरी वाला कर्मयोगी। तब हमने समझने की कोशिश की तो वहां के डायरेक्टर ने हमको एक प्रेजेंटेशन दिया जी, कि मसूरी वाला कर्मयोगी है क्या, क्यों बनना चाहते हैं मसूरी वाला कर्मयोगी। राइट। तो मसूरी वाला कर्मयोगी वो है जो कि गरीब की प्रॉब्लम को, उसकी नस को समझ सकता है और जो अपने आप किसी भी परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति पर डिपेंड हुए बिना किसी भी काम को करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। उसके हाथों में वो शक्ति है, उसकी मानसिकता इस तरह से ओरिएंटेड है। बिल्कुल। मैं ये बनना चाहता हूं लाइफ के अंदर, जी, इसलिए मेरे को IAS में आना है। दैट इज द पॉइंट। तो मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग हिज और हर प्रिपरेशन, तो हमको ये सीखना है कि हमको रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनना है। रिजल्ट ओरिएंटेड से भी ज्यादा है कर्मयोगी कैसे बनना है, कर्मयोगी कैसे बनना है, मसूरी वाला कर्मयोगी। ये तो साहब आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, ये अब अपनी टेबल पे जहां पे भी आप पढ़ते हैं ये लाइन लिख लीजिए कि हम मुझे मसूरी वाला कर्मयोगी बनना है। यस। क्योंकि यही अब एक बॉटम लाइन जो है आपकी होनी चाहिए तैयारी की। इस इंटेंशन के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली जो है आप रैंक ला सकेंगे। एक अभी सर देखा होगा आपने, मतलब सुना होगा कि पूरा जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो चेंज हो गया है। अभी डेफ पहले प्रीलिम्स जब जिनका क्वालिफाई होता था उनसे भरवाया जाता था, अभी सारे ही कैंडिडेट से जो है इनिशियली डेफ भरवा रहे हैं तो उनकी प्रेफरेंसेस भरवा रहे हैं। उसमें एक कॉलम आता है हॉबीज का, और आज कल के जो बच्चे हैं, जेनजी की बात मैं कर रहा हूँ, अब तो अल्फा बीटा सब पैदा हो रहे हैं,
तो ये जो जनरेशन आई है इसमें हमने देखा है कि साहब इन बच्चों की हॉबीज नहीं है, अब वो कुछ भी अतरंगी सी हॉबी लिख रहे हैं, जिसको देख के समझ में आता है कि साहब आपकी हॉबी नहीं है, आपने सिर्फ एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने के लिए वो चीज वहां लिखी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि सर हॉबी का कितना रोल रहता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो एज एन इंटरव्यूअर, एज एन एग्जामिनर, आप क्या देखना चाहते हैं उस हॉबी के थ्रू? बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको एक चीज पहले सब बच्चों को स्पष्ट करना चाहता हूँ, डेफ बड़े ध्यान से भरना है जी, क्योंकि जो हॉबी वाला कॉलम है सबसे पहले शुरुआत ही उस पर होती है जी, उससे पूरा आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये तय हो जाता है। बिल्कुल। अर्थात हमें हॉबी भरते समय दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है जी। एक कि जो इंटरव्यू होता है ना वो इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू का मतलब होता है कि हम सामने बैठे वाले 5 व्यक्तियों के साथ क्या कन्वर्सेशन लीड कर पा रहे हैं या नहीं। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। ये कन्वर्सेशन अगर हम कर पा रहे हैं उनके साथ तो हम विनर हैं। फिर आपकी नॉलेज थी या नहीं, क्या फैक्ट्स पता थे या नहीं, कोई महत्व नहीं है उनका। जी बिल्कुल। हम उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, हम उनके प्रश्नों का ऐसे उत्तर दें कि प्रश्न उत्तर ना रह जाएं, ऐसे लगे कि कोई डिस्कशन सेशन हो रहा है। दैट इज द थिंग। अब वो उसमें हॉबी कहां रह गई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जब हम इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचते हैं जी, तो हमसे अपेक्षा की जा रही है बोर्ड के द्वारा कि क्या हम आसपास के अपने लोगों के बारे में, हर तरह के लोग होते हैं आसपास, आप मार्केट में सामान खरीदने जाएं, वहां सब्जी लेने जाएं, पढ़ने जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएं, हर जगह बिल्कुल उन व्यक्तियों के साथ आप क्या चीज देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। मैं एक बच्चों के साथ रजिस्टर बनवाता हूं जब पढ़ाई कराना शुरू करता हूं उनसे, तो तुम्हें रोज ये लिखना है कि तुमने अपने आसपास क्या देखा, और उसमें से फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं चुनता हूं कि देखो ये तुम्हारी हॉबी है, ये रुचि है, इसको डेवलप करो, फिर देखो आप कितना मजा आएगा। बिल्कुल। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक बच्ची का जो बीकानेर की थी जी, पिछली बार 61 पोजीशन आई थी उसकी आईएएस के अंदर जी। तो वो कहने लगी मैं क्या तैयारी करूं, कैसे हॉबी क्या लिखूं, हॉबी के अंदर बड़ा कंफ्यूज हो रही हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे को ऐसी कोई चीज की हॉबी नहीं थी। मैंने बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने उसको उसके जहां रह रही थी बीकानेर उसके पास में गांव में भेजना शुरू किया, राइट। और मैंने उसको कुछ लिख कर दिया कि अपने को ये चीज करनी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उसके बारे में सीखो, देखो, अच्छी तरह समझने की कोशिश करो जी। जब कुछ हो गया उसको 2-2.5 महीने, तो मैंने कहा बच्चे अब एक चीज ले लो जो उस गांव में तुम डेवलप करना चाहती हो। तुम कोई ऑफिसर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल, लेकिन तुम कुछ चीज को ठीक करना चाहती हो, वहां पर अच्छा करना चाहती हो, वहां पर लोगों के साथ बैठो, उनसे पूछो कि वो क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। शी डिड दिस एक्सरसाइज। इंटरव्यू में जब पूछा उससे तो उसने बताया मैं तो गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनको हल करना चाहती हूँ, ये है मेरी हॉबी। अमेजिंग। अच्छा, बहुत यूनिक है। यूनिक हो गई ना, यूनिक एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल। मेहनत की उसने 6 महीने, बहुत मेहनत करी इस चीज के लिए जी। लेकिन जो उसने सीखा और जब उसने माई मैन कंसेप्ट को उसके साथ जोड़ा तो एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। कहने का मतलब यह है कि हॉबी जोर जबरदस्ती से नहीं लिखनी है, हॉबी हमारी अभिरुचि क्या है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर वो इसको भी देखे, केवल फॉर्म भराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बच्चे के अंदर उसको ओरिएंट कर दे कि भाई देखो तुम अभी 1 साल तैयारी कर रहे हो, इस 1 साल में इस पर्टिकुलर चीज को जो तुम्हारे को पसंद है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करो। बिल्कुल, दैट शुड बी योर हॉबी। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, इस पे हम लोग थोड़ा सा काम कर भी रहे हैं, खास तौर पे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है यहाँ जयपुर की, कि यहाँ के बच्चे बहुत अवेयर हैं, उनको 12th के बाद ही पता है कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लिया। अब वो साहब हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर हमको कॉलेज में मजा नहीं आता, जैसी क्लासेस यहाँ होती हैं, जैसा इंटरेक्शन यहाँ पे होता है, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम वहां जाएं। तो हमने सोचा कि भाई एक सोशलाइजेशन भी उनके लिए जरूरी है, उनकी हॉबीज बनना भी जरूरी है, और कुछ जनरल स्किल्स हैं जो हर बच्चे के पास होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस करी है। आई थिंक वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, विच आर प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो उसमें इंग्लिश स्पीकिंग है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए
कंपलसरी हमने रखी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हमने देखा है कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल हैं, जो आर्टिकुलेशन है, वो उतना अच्छा नहीं होता है। फिर सीसेट में हमने सीसेट प्लस भी इंट्रोड्यूस किया है कि बाई चांस अगर आपका नहीं होता 1% और आप कोई दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू वहाँ पे अच्छे हायर लेवल की मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है यूज होती है, तो उसके लिए सीसेट प्लस है। फिर कुछ बेसिक स्किल्स हो गए, जैसे एआई, आजकल बहुत ज़रूरत है एआई टूल्स की, हर फील्ड में काम आ रहे हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड करी हैं, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं इंक्वायरी लेके, तो वील बी एबल टू टेल यू इन डिटेल। तो जैसा आपने कहा कि साहब इंस्टीट्यूट को भी हेल्प करना चाहिए, तो ये भी चीज़ हमारे दिमाग में चल रही थी, और वी आर ट्राइंग टू डू दैट। एक सवाल यहाँ से, ये सवाल मैंने लिखा भी था, जो जुड़ गया अपने आप इस चीज़ से, कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि साहब इतनी लंबी जर्नी है यूपीएससी की तैयारी की, 6 अटेम्प्ट होते हैं, अटेम्प्ट देते देते उस लूप में फंस जाते हैं, एक विशियस साइकिल बन जाता है। शुड देयर बी अ प्लान बी, एंड और व्हाट विल हैपन इफ नॉट दिस? अब हम क्या करेंगे? तो बड़े ऐसे बिजार सी सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं, गाइड कैसे करना चाहते हैं? मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा हो जी, किसी भी लेवल से स्टार्ट कर रहा है, और वो अगर सही डायरेक्शन में कर रहा है, फोकस तरीके से कर रहा है, और जो चीज चाहिए एग्जामिनेशन के लिए वो उसको पता है, तो हो सकता है कि उसकी रैंक बहुत हाई नहीं आए एक बार में, लेकिन वो सेलेक्ट निश्चित रूप से होगा। बिल्कुल, पहली बात तो ये याद रखने की है। दूसरी बात, हर बच्चे को एक चीज जरूर सीख लेनी चाहिए कि हमें रिवर्स रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स पहले दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये रिवर्स रीडिंग जो है ना, एक ऐसी टेक्निक है जिससे बच्चा न केवल कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ऊपर पहुंच जाता है, परंतु उसको जो आंसर राइटिंग है उसकी, वो बहुत ही इंप्रूव हो जाती है। यानी कि आप उसको एक और चीज भी सिखा रहे हैं जी। इतनी सब मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसके बावजूद वो सेलेक्ट नहीं हो, राइट? तो हमें बच्चे के साथ ये करना है कि बच्चा हो सकता है सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो, 13 लाख बच्चे बैठते हैं अल्टीमेटली, उसमें से आईएएस में 70-80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बस सब थोड़ी सेलेक्ट हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते सारे के सारे सेलेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा इतना सक्षम जरूर बन जाना चाहिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करे। जी, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, यानी कि जो कोचिंग ले रहा है, जब उसको तैयारी करने की स्टेज के ऊपर है, उस स्टेज पर उसको ये किसी हालत में ये ना आने दे मन में कि तुम 3 या 4 अटेम्प्ट भी देने की स्टेज में पहुंच सकते हो। बिल्कुल, ये आने नहीं देना है। ये है सबसे बड़ी सफलता का राज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अगर हमने बच्चों को ये तत्पर कर दिया, ये हमने उनके अंदर भर दिया, नहीं तुम सेलेक्ट होगे ही, बिल्कुल, उसके बाद अगर वो नहीं होते हैं तो वो कहीं किस चीज के मोहताज नहीं रहेंगे, बिल्कुल, वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सक्षम होंगे आसानी से। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तैयारी बहुत अच्छे से करी जाए तो यू माइट क्वालिफाई द एग्जाम, यू माइट नॉट, 1% वैसा हो सकता है, बट यू विल नेवर फेल इन लाइफ। हाँ, यू विल नॉट। और कुछ टाइम पहले एक और पॉडकास्ट में हम थे जहां पे बात हुई, वहां पे मैंने ये बात कही थी कि भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर इंडियन को एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब वो थोड़ा रील बनी, उसकी काटी और वो लोगों ने उड़ जाती है कभी कभी कोई चीज, तो साहब उसमें बहुत सारे थम्स अप भी आए, काफी लोगों ने रिलेट भी किया, कुछ लोगों ने गाली भी दी, कह रहे अंबानी को ऐसा तो उसको भी जरूरत है, या जहाँ होमी भाभा को भी जरूरत थी वो करने की, तो वैसा भी करना चाहिए था। तो कई बार लोग वो चीज समझ नहीं आ, मतलब सार नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि बेहतर इंसान बनने के लिए एक आम आदमी जो है, भाई स्कूल्स और कॉलेजेस में उस तरीके की एजुकेशन नहीं है, तो जब हम तैयारी करते हैं तो वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज कर देती है हमारी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? एक आपने बहुत अच्छा सा मुद्दा उठाया। यहां मैं आपको एक छोटी छोटी 2 बातों की एक लड़ी बताना चाहता हूं जी। पहला तो ये कि जब कोई व्यक्ति अपनी तैयारी करने की ठान लेता है तो वो डिफरेंट माइंड फ्रेम में आ जाता है। मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जी। मैंने जब तैयारी करनी शुरू करी, अब मैं तो बिल्कुल गरीब घर से था, मेरे पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और मैंने सब्जेक्ट क्या लिए थे, फिजिक्स और मैथ्स। जी।
जिनमें दोनों में काफी मेहनत की आवश्यकता थी। ऐसा तो था नहीं कि मैं बिल्कुल। ऊपरी पढ़ाई करके वो एग्जाम को दे सकता था। जी बिल्कुल। मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस साल सेलेक्ट हो गया तो हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, अगले साल जरूर दूंगा अगर नहीं हुआ तो भी। जी। आप समझ रहे मैं क्या बात क्या कहना चाहता हूँ? फर्स्ट ईयर में ही जब मैं रिटन एग्जाम पास कर गया, जी। मेरा फिजिक्स में एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, मैथ्स में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। जी। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो मेरे पास एक सफेद शर्ट और एक सफेद पैंट थी, जी। केवल, और उस पर भी मैंने नील दिया था, तो नील देने से कई कई जगह उस पर निशान हल्के हल्के पड़ गए थे, और कपड़े नहीं थे मेरे पास। जी। जब मैं वहां पहुंचा तो हॉल के अंदर लड़कियां प्लेटेड साड़ी पहने हुए, लड़के सूट पहने हुए, सब बैठे हुए, जबकि मौसम था अप्रैल का, नहीं तब भी सब सूट वूट पहने हुए थे। मैं अपना एक शर्ट और पैंट पहने हुए था व्हाइट कलर की। मेरे मन में थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं, इन सब चीजों से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। नॉक किया, मैंने कहा मे आई कम इन सर। जी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, चेयरमैन का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा अरे मिस्टर वर्मा, डोंट यू टेक इट सीरियसली, डोंट यू नो दैट दिस इज अ फॉर्मल ओकेजन एंड यू हैव कम विद दिस ड्रेस। मुझे ऐसा लगा कि ये संसार टूट पड़ा मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अब आंसू आ जाएंगे, बट गॉड इज ऑलवेज देयर। मेरे मन से क्या निकला कि सर आई एम वेरी सॉरी, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक दैट हियर माय नॉलेज विल बी जज्ड, नॉट माय ड्रेस। फिर एक वहां लेडी मेंबर थी, बाद में जो चेयरमैन बनी, जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कम कम कम। देन मेरा पूरा इंटरव्यू पावर्टी के ऊपर डिस्कशन पे भी था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, जी। एक परिप्रेक्ष्य की तैयारी कर रहे हो। राइट। एक चीज के लिए आप अपने आप को संबलित बना रहे हो। बिल्कुल। आपके मन में है कि आप कुछ करना चाहते हो। आप केवल एग्जाम तो अपने यूनिवर्सिटी में ही पास करते हैं, पढ़ाई करके और एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सपना जुड़ा होता है हमारी उस पढ़ाई के साथ। बिल्कुल। उस सपने को कितना हम साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी जिंदगी को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 1, 2, 3 बार नहीं हुआ पास, तो उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है। जी। लगे रहो। बिल्कुल। और अगर आपको पता है वो उदाहरण जो कि बहुत हमको पढ़ाया जाता था कि एक व्यक्ति खदान खोद रहा है, जी। राइट, एंड में उसके जाकर गोल्ड है। जी। एक व्यक्ति तो वहां तक पहुंचा, खदान तक, थक गया और वापस चल दिया। जी। एक ने कहा नहीं, जब यहां तक आ गया हूं तो और खोद के देखता हूं। जी। और खोदा तो उसको सोने की खान मिल गई। ये चीज है मैं जो हमेशा बच्चों को सिखाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उस प्रयास को हमेशा तराशते रहना चाहिए। जी। ये नहीं कि पूरा जितना प्रयास है वो आपके एक बोझिल चीज बनकर आप पर छा जाए ना, वो एक जोश आप में भरता रहे, और जिस समय आपको लगे कि अब जोश नहीं भर पा रहा है मेरा प्रयास, छोड़ दीजिए उस तैयारी को, दूसरा कुछ ऑप्शन लीजिए। और सर इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक तैयारी के बाद इतने सारे स्ट्रीम्स खुल जाती हैं कि अगेन आप सक्सेसफुल होना तय है। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर यहाँ पे एग्जाम मिनिस्ट्री ज्वाइन कर रहा है, तो जब वो यहाँ से निकले तो कोई ना कोई जॉब सिक्योर करके निकले। बिल्कुल सही। उसमें तो और भी एग्जाम्स हैं उनकी, क्योंकि नाम एग्जाम मिनिस्ट्री है, तो उनकी भी गाइडेंस जो है हम प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी भी तरीके से हमारी हेल्प चाहिए बच्चे को, तो दे कैन कम टू अस। तो हम ये चाहते हैं कि भाई 1 से 2 अटेम्प्ट आप पूरे फोकस के साथ पहले यूपीएससी दें। बिल्कुल ये ना सोचेंगे क्या प्लान बी, क्या करना है, कैसे होना है, बिल्कुल आगे क्या होगा, नहीं सोचें। पहला पूरा फोकस क्या आप रैंक 1 लेके आए यूपीएससी में। अगर आप इस एम के साथ तैयारी करेंगे कि आपको रैंक 1 ही चाहिए, तो फिर बाकी चीजें बहुत इमेटीरियल हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाती हैं उस पर। एक सर आपने एक टर्म अभी बताया था जो इलेबोरेट थोड़ा सा नहीं कर पाए, मैं चाहता हूं कि बच्चों को एक बार फिर से बताइए। आपने रिवर्स रीडिंग की बात करी थी। हाँ, कि न्यूज़पेपर की रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक मैंने डेवलप कर रखी है। जी। क्या होता है, बच्चों को बता रखा है 1 अखबार ये पढ़ना है, 2 ये पढ़ना है, 3 पढ़ना है। जी। रट लेते हैं बच्चे, उनको अखबारों को आके पढ़ने लग जाते हैं। इंग्लिश समझ में आ नहीं रही है, बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं उस पेपर को। रिचुअल हो गया सर, न्यूज़पेपर रीडिंग रिचुअल हो गया। किसी को नहीं पता है कि उसका करना क्या है, लेकिन क्योंकि बड़े बुजुर्ग बोलते चले आ रहे हैं तो बस वो चल रहा है। मैंने इस चीज को परिवर्तित कर दिया है। जी। मैंने क्या किया कि बच्चों को
एक कंप्यूटर पे मैं स्लाइड्स बनवाता हूँ जी GS1, GS2, GS3, GS4, 4 जी एंड एक होता है GSP। ओके ये मैंने 5 चीजें बना रखी हैं जी। बच्चों के लिए। अब उसके अंदर क्या GS1 के अंदर सिलेबस है, सारा नहीं, जी हाईलाइट्स ऑफ दैट सिलेबस जी वो लिखी होती है उस स्लाइड पर। जी पहली स्लाइड आपकी वही है। तो इस प्रकार GS1 की पहली स्लाइड वही है, GS2 की, GS3, GS4, GS5। जी अब आप क्या करेंगे, आपने GS1 खोला, ये चीज के अंदर धीरे धीरे आपको याद हो जाता है, मन में बस जाता है सारा कुछ, इतना ये बड़ी चीज तो है नहीं। अब आपने केवल अखबार को पलटा और देखा कि क्या इससे संबंधित कोई बिंदु है, केवल उस बिंदु को नोट करा जी। पढ़ा नहीं अखबार में अभी कुछ भी। इसमें आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप 2 पेपर, एक अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स है या दूसरा हिंदू या कोई भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इस चीज को करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। जी अब आपके पास पॉइंट्स आ गए, राइट। अब पहले आपने जो पॉइंट्स बना रखे थे, क्योंकि आप ये तो रोज कर रहे हैं एक्सरसाइज, बिल्कुल रोज ही हो रही है, अब आपको देखना है कौन से कनेक्टेड पॉइंट्स आ रहे हैं। उस कनेक्ट पॉइंट को पकड़कर बैठ गए और उसके ऊपर आधा घंटा लगाया जी और उसको एक क्रिटिकल इशू के रूप में डेवलप किया। ये क्रिटिकल इशू क्या होता है ये भी मैं बाद में बताऊंगा, कभी और दोबारा हम लोग बैठेंगे तो मैं उसको डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल इशू और करंट इशू में क्या अंतर है। तो मैं करंट इशू बच्चों को नहीं डेवलप नहीं करने देता, मैं चाहता हूं कि बच्चे रिवर्स रीडिंग करके, यानी कि आपने क्या चीज ढूंढ रहे हो वो अखबार में है या नहीं, उस चीज को ढूंढ के निकालना है आपको। बिल्कुल। ये नहीं कि अखबार पूरा पढ़कर और उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, तब तो आपके पास अंबार लग जाएगा। बिल्कुल। जैसे करंट इशू पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स होते हैं जी। साल के एंड में जाके 7-8 हजार इश्यूज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। किसी भी बच्चे की ये मानसिक रूप से कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल किसी की नहीं हो सकती, मेरी आपकी किसी की भी नहीं हो सकती कि जो इतने सारे इश्यूज को तैयार कर सके। बिल्कुल। और एग्जाम में हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सही। अर्थात जो हम इशू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्रिटिकल इशू, उसको हमें मर्ज करना है थियोरेटिकल कंसेप्ट के साथ। बिल्कुल। सो एक क्रिटिकल इशू, उसको हमने कनेक्ट किया थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के साथ। फिर देखिए आप एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता। अदरवाइज आप क्या करते, पढ़ते चले गए जी, आपने पढ़ लिया, तो आपको जब एग्जाम में जब देखते हैं क्वेश्चन, अरे यार क्वेश्चन तो पहचाना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, मजा आ गया। जब आपने देखा ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2 क्या आ गया, ये ऑप्शन 3 कहां से आ गया। और अब वो तो पैटर्न है नहीं एग्जाम का कि आप ए सही है या बी सही है, वो अब तो ऐसा तो आता नहीं है। बिल्कुल। अब तो ये 2 सही है इनमें से, या 3 सही है या 1 सही है, तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए पिछले 2 साल के एग्जाम्स में आपने देखा होगा बच्चे बाहर निकल के जब आते हैं बड़े दुखी होते हैं, बड़े बड़ा रद्दी पेपर आया है, बड़ा टफ पेपर आया है, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। इसलिए क्योंकि बच्चे केवल करंट इश्यूज के चक्कर में फंसे होते हैं। हमें तैयार करना है क्रिटिकल इश्यूज को रिवर्स रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर करके। दैट इज द टेक्निक। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक पे तो मैं समझता हूँ कि एक पूरा लेक्चर ही बनना चाहिए कि कैसे इस टेक्निक को डेवलप किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स उनसे कहना चाहता हूँ कि हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो इस टॉपिक पे एक प्रॉपर लेक्चर बना के आप लोगों के साथ एलेबोरेट कर सकें। तो सर बहुत खुशी हुई हमको कि आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमको दिया। और स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेंगे जो एग्जाम मिनिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। सर हमारे चीफ मेंटर हैं, सर स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे और जो बाकी मेंटर्स हैं उनको भी सर गाइड करेंगे कि वो उनको किस तरीके से गाइड करना चाहिए। तो एक मेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारा यहाँ पे रहेगा जिससे कि मेंटर्स भी चीज़ों को सीख सकें। अक्सर जो भी बच्चा कोई तैयारी कर रहा होता है वो खुद को मेंटर भी बोलने लगता है उसमें। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो चीज़ गलत है। किस तरीके से आपको अप्रोच करते हैं एग्जाम को, इसकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो सर आई होप कि आपको भी बात करके अच्छा लगा होगा। हमको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा आया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इंस्टीट्यूट जिस भावना से और जिस जोश के साथ खोला गया है और जो प्रयास आप लोग करने का सोच रहे हैं, जो सपना आप देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता की ओर आपको ले जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद और साथ बना रहे हमको। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।